रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया जो अपने माँ बाप की एक लौती संतान थी, लेकिन बावजूद इसके वो अपने माँ बाबा की लाडली नहीं थी, जिसका उसे हमेशा से मलाल रहता था और अक्सर वो अपने माँ बाप को इसके चलते दूसरों से कंपेयर किया करती थी। ऐसे ही एक सुबह स्कूल जाने के लिए रिया की माँ कोमल उसे उठाते हुए बोलती है, रिया उठ जा जल्दी, वरना मैं ऊपर आई तो देख कैसे उठाऊंगी तुझे। अपनी माँ की आवाज सुनकर रिया अपने चेहरे पर तकिया रख लेती है, जिसके बाद कोमल कुछ देर बाद रिया के ना उठने पर गुस्से में पानी की बाल्टी लेती है और सीधा रिया के चेहरे पर फेंकते हुए बोलती है, तू इतनी ढीठ हो गई है ना, क्या करूँ मैं तेरा। माँ यार, आप भी ना, कोई अपनी सौतेली औलाद को भी ऐसे नहीं उठाता जैसे आप अपनी सगी औलाद को उठा रही हैं। शुक्र कर तू सगी औलाद है, सौतेली होती ना तेरी जैसी औलाद तो घर से निकाल देनी थी अब तक तो मैंने। बिना चू चपड़ किए स्कूल के लिए तैयार हो जा, वरना मार मार के तेरा गाल लाल कर दूंगी। हाँ आ रही हूँ माँ। कोमल इतना बोलकर खाना बनाने चली जाती है और कुछ देर में रिया नाश्ता करके स्कूल जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी उसके घर उसकी सहेली काम्या और उसकी माँ ललिता आती है। अरे कोमल बहन, आप तैयार नहीं हुई? अरे ललिता बहन आप, और मुझे क्यों तैयार होना था, कहीं जाना था क्या? हाँ, आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, बताया नहीं क्या आपको रिया ने? कोमल जैसे ही ये बात सुनती है वो गुस्से भरी आंखों से रिया की तरफ देखती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी रिया अपनी माँ के पैरों में गिरकर बोलती है, माँ माफ कर दो, मैं भूल गई थी, सॉरी, सच में याद नहीं रहा मुझे। तू न सुधरेगी, इतनी नालायक है, खाना खाना तो नहीं भूलती, बाहर घूमना भी नहीं भूलती, लेकिन ये भूल गई। अरे कोमल बहन, कोई नहीं, बच्ची है, बच्चों से गलती होती है। चलिए आप मेरी ही गाड़ी में चल लीजिए, वैसे भी भाई साहब तो जाते ही नहीं है ना आपके साथ। ललिता ये बोलकर कोमल को ताने मार रही थी कि उसके पति उसकी बेटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो वहीं उसी समय रिया के पिता सुरेश तैयार होकर बाहर आते हुए बोलते हैं, बहन जी आप चिंता मत करिए, मैं अपनी बेटी और पत्नी के साथ स्कूल पहुंच जाऊंगा, आप जाइए अपनी बेटी को लेकर। ठीक है, चल काम्या। कोमल जल्दी से तैयार होकर अपने पति और रिया के साथ स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। जहां पहुंचने पर रिया की क्लास की टीचर रिया की पेरेंट्स से बोलती है, देखिए रिया पढ़ने में अच्छी है पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे मैडम जी आप ध्यान दीजिए ना, हम तो कहते हैं मारिए, अधमरा करके घर भेजिए इस नालायक को। मैं तो इतना बोलती हूँ लेकिन ये सुधरती ही नहीं है। माँ चुप कर, माँ की बच्ची, नाक कटवाती रहती है। अगली बार तेरी शिकायत सुनी ना तो स्कूल के साथ साथ घर में भी पिटेगी। कोमल शांत हो जाओ, वो शिकायत नहीं कर रही है, बस बता रही है, और मैडम जी हम ध्यान देंगे इस पर। सुरेश अपने परिवार के साथ वहां से जाने लगता है और तभी काम्या के पेरेंट्स आकर टीचर के सामने बैठते हैं और ललिता मैडम से बोलते हैं, मैडम पिछले हफ्ते आपने मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया था, देखिए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, आपके कारण उसको कितना मेंटल स्ट्रेस हुआ था। लेकिन आपकी बेटी की गलती थी, स्कूल में मोबाइल लेकर आई थी और तो और पढ़ाई में भी इसका ध्यान नहीं है, हम वो देख लेंगे, लेकिन आप आगे से हमारी बेटी पर हाथ मत उठाइएगा, कह देती हूँ। रिया ये सब देख और सुन रही होती है। वो काम्या के माँ बाप की तरफ देखकर अपने माँ बाप की तरफ देखती है और अपना सिर झुकाते हुए मन में बोलती है, काम्या कितनी लकी है, उसके माँ बाप उसको टीचर के सामने एम्बेरस फील भी नहीं करवा रहे, जबकि गलती उसी की थी। और एक मेरे माँ बाप हैं, मुझे डिफेंड करना तो दूर, मुझे और मारने की सलाह देकर आए हैं। रिया बेटा चलो, तुम पढ़ाई करो, हम जाते हैं। जी पापा। हाँ अभी जा रहे हैं, लेकिन घर पर बताती हूँ तुझे, नालायक। रिया को अपने माँ बाप से हमेशा ही शिकायत रहती थी, लेकिन वो तो हर बच्चे को ही होती है। ऐसे ही एक शाम रिया के घर उसकी दोस्त सोनम उसके घर पढ़ाई करने आती है। दोनों रिया के कमरे में बैठकर पढ़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कोमल आती है और बोलती है, ये अकेले में बैठकर कौन सी पढ़ाई हो रही है? अरे हॉल में बैठकर पढ़ाई कर लो, यहाँ कमरे में क्यों बैठे हो? कहीं कोई और बात तो नहीं चल रही? हम यार आप कुछ भी बोलती हो, हम पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा है तो बाहर हॉल में आकर बैठो, चलो वहाँ मैं तुझे देखती तो रहूंगी कि तू पढ़ाई ही कर रही है या नहीं। रिया को अपनी माँ का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो करती भी तो क्या, बात तो माननी ही थी।
ऐसे ही कुछ दिन बाद रिया अपनी दोस्त सोनम के घर आती है तो वो उसके साथ हॉल में बैठकर पढ़ने लगती है। ये देखकर सोनम की मम्मी उनसे बोलती है, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो तुम दोनों? जाओ कमरे में ले जाओ सोनम, अकेले बैठकर पढ़ाई करोगे तो ज्यादा सही रहेगा और थोड़ा स्पेस तो चाहिए ही होता है ना दोस्तों को। जाओ सोनम, अपने कमरे में ले जाओ रिया को, मैं कुछ चाय नाश्ता वहीं भिजवाती हूँ। जाओ रिया बेटा। जी आंटी जी जाते हैं, चलो सोनम। यार, एक सोनम की मम्मी है जिनको स्पेस का मतलब पता है और एक मेरी मम्मी है, लड़की दोस्त के साथ भी अकेले बैठने नहीं देती। गलती से अगर मेरे दोस्त लड़के होते ना तो जाने मेरा क्या हाल होता। रिया अपने दोस्त के यहाँ पढ़ाई करके अपने घर चली जाती है। ऐसे ही एक सुबह जब सभी बच्चे क्लास में बैठे एग्जाम की बातें कर रहे थे तभी उनमें काम्या बोलती है, यार तुम सबको पता है इस बार मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि अगर मेरे 80% नंबर आए तो वो मुझे स्कूटी गिफ्ट करेंगे। अच्छा, मेरी मम्मी ने भी प्रॉमिस किया है कि वो मुझे नया फोन दिलवाएंगी और मैं तो बहुत मेहनत कर रही हूँ। रिया, तुमको क्या मिलेगा? मुझे अभी मैंने पूछा नहीं अपने मम्मी पापा से, आज जाकर पूछूंगी। स्कूल खत्म होने के बाद रिया बड़ी खुशी से घर जाती है और शाम को जब उसके पापा घर आते हैं तो वो अपने पापा से बोलती है, पापा अगर मेरे नंबर अच्छे आए तो आप भी मुझे गिफ्ट देंगे ना? सभी बच्चों के माँ बाप ने उनको वादा किया है कि वो अच्छे नंबर लाने पर उन्हें कुछ ना कुछ देंगे। ऐसा है तो हम भी तुम्हें देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी होगी। तभी वहाँ कोमल आ जाती है और ये बातें सुनकर बोलती है, और मेहनत इससे होती ही कहाँ है? माँ देख लेना, करूँगी मैं मेहनत। ठीक है, फिर जो तू चाहेगी वो मिलेगा। नंबर 80% तक आने चाहिए और साथ ही तेरी पसंद का खाना भी बनाऊंगी। सच में माँ, आप बहुत अच्छी हैं। रिया अपनी माँ को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करके अपने कमरे में पढ़ने चले जाती है। उस दिन के बाद से रिया बहुत मेहनत करती है। सुरेश और कोमल रिया को मेहनत करते देख खुश होते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, हमारी बच्ची, हमेशा हमने इसे कितना रोका टोका है और डांटा भी है, लेकिन फिर भी ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटी। हाँ, थोड़ी शरारती है लेकिन फिर भी मेरी बच्ची सबसे अच्छी है। सही कहा, और देखना इस बार उसके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। सुरेश और कोमल को रिया से बहुत उम्मीदें होती हैं, तो वहीं रिया भी मेहनत करती है। देखते ही देखते परीक्षा भी निकल जाता है और अब समय था रिजल्ट का। सभी बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तभी क्लास में आकर मैडम सबको एक एक कर उनकी रिपोर्ट कार्ड देती है। रिया के 75% नंबर आए थे। ये देखकर वो उदास हो जाती है और खुद से बोलती है, ये देखकर तो माँ मुझे खा ही जाएंगी। मुझे कुछ अच्छा मिलने सा रहा। इतने पर तो मुझे मेरी पसंद का खाना भी न बना कर खिलाए मेरी माँ, और पापा भी कुछ नहीं दिलाएंगे। बाकी बच्चे के तो माँ बाप उनका रिजल्ट लेने आए थे और उनमें से ही थी काम्या की मम्मी ललिता। उसके कम नंबर के चलते उसको सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, इसीलिए तुमको इतने महंगे कोचिंग में भेजते हैं ताकि तुम ये नंबर लाओ। 79% बस, कम से कम 80 बोला था, उतने तो ले आती। मामा आई एम सॉरी। काम्या का हाल देखकर रिया के तो पसीने छूट जाते हैं कि जब काम्या के 1% से ये हाल हुआ है तो रिया के तो उससे भी कम है। लेकिन डरते हुए रिया घर पहुंचती है और रिजल्ट अपने माँ बाबा के हाथ में देकर सर झुकाकर बोलती है, मम्मी पापा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन शायद कहीं कमी रह गई। मैं आगे से और भी मेहनत करूंगी। रिया के नंबर्स देखकर कोमल और सुरेश पहले तो एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, फिर प्यार से दोनों रिया के सर पर हाथ फेरते हैं। मेरी बच्ची, तूने बहुत अच्छा किया। कोई नहीं, अगली बार और मेहनत करियो, लेकिन इस बार के लिए ये बहुत है। हाँ बेटा, और अब तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? तुम्हारे पापा वही दिलाएंगे तुमको। लेकिन मेरे नंबर तो उतने आए ही नहीं पापा। बेटा, इनाम नंबर का नहीं, मेहनत का है, और वो तुमने पूरी की है। हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें। हाँ बता दे, फिर तेरी पसंद का खाना बनाने में थोड़ी मदद करियो मेरी। ये सुनकर रिया अपनी आंखों में आंसू लिए अपने माँ बाप को गले लगा लेती है और आज उसको पता चला कि दूसरों की माँ बाप से अपने माँ बाप की तुलना करना सही नहीं है। उसके माँ बाप उसके साथ जैसा भी व्यवहार करे पर उसका गलत कभी नहीं सोचेंगे।
और वक्त आने पर उसको समझाएंगे भी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपके माँ बाप आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, या आप भी रिया की तरह उनको अपने दोस्त के माता पिता से कंपेयर करते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। वेदिका कहने को तो अपने ससुराल की एक लौती बहू थी, लेकिन उसकी 5 सासों की सेवा कर करके उसका हाल बुरा हो जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि एकलौती बहू की 5 सासें कैसे हो सकती हैं? तो सुनिए। एक तो उसके पति की माँ यानी कि उसकी सास उमा, दूसरी उसकी बुआ सास शारदा, तीसरी उसकी मौसी सास रमा, चौथी उसकी चाची सास मालती और 5वीं इन सब से ऊपर उसकी दादी सास सुलोचना, जिनके बीच फंसी थी बेचारी वेदिका। ऐसे ही एक दिन वेदिका अपनी सास के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ उसकी मौसी सास रमा आकर उससे बोलती है, बहू इतना समय हो गया है, खाना तो अभी तक बनाया ही नहीं होगा तूने। ऐसा कर, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बना दे बहू। इतने में अपने कमरे से वेदिका की बुआ सास शारदा आती है और बोलती है, तू पहले जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना दे, बहुत मन हो रहा है खाने का। अरे ऐसे कैसे, पहले मैंने बोला है ना। दोनों की आवाजें सुनकर वेदिका की चाची सास मालती आती है और बोलती है, तुम दोनों चुप करो, वेदिका जा पहले तू मेरे कपड़े धो दे, बाद में सब करती रही हो। वहीं खड़ी सारी बातें सुनकर वेदिका की सास उमा कहती है, वाह जी वाह, यहाँ सब काम करवा रहे हो। ये सब छोड़ बहू, तू चल पहले मेरे सर में तेल लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। चाय पकोड़े खा लो, दर्द गायब हो जाएगा दीदी। हाँ हाँ बहू, पहले मेरे लिए आलू के पराठे बना दे, फिर खा लेना चाय पकोड़े। मैं क्या किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ? मैंने बोला है बहू को कपड़े धोने के लिए, पहले वो होगा, बाकी सब बाद में होगा। सब आपस में बहस करने लगते हैं कि तभी वहाँ वेदिका की दादी सास सुलोचना आकर कहती है, चुप हो जाओ सारे, लड़े जा रहे हो। बहू एक काम कर, तू मेरे लिए खिचड़ी बना ला, मेरा पेट ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी तो सर में दर्द हो रहा है ना, तुम मेरे सर की मालिश करने के बाद करवा लेना अपना काम। नहीं, पहले मेरा काम करेगी। मैं उसकी पहली सास हूँ, पहले मेरा काम करेगी वो। मैं भी मौसी सास हूँ, मेरा काम करेगी। आप दोनों अगर सास और मौसी सास हो तो मैं भी बुआ सास हूँ। और मैं तो जैसे आप सबकी बहू हूँ ना, मैं भी चाची सास हूँ, पहले मेरा काम होगा। तुम चुपचाप हो जाओ, क्या सास सास लगा रखा है? मैं सबसे बड़ी हूँ दादी सास, और जो मैंने बोल दिया वही होगा। सबकी आपस की बहस से परेशान होकर वेदिका अपने मन में कहती है, सबने सास सास तो लगा रखा है, जैसे सास की तरह बहू की परवाह भी हो। मुझे तो बस काम करने के लिए रखा है, कभी अपनी सास की सुनो, कभी इसकी सास की सुनो, कभी उसकी सास की सुनो। अरे मेरी सासें तंग हो गई है काम कर करके, 2 पल का चैन नहीं है, आराम नहीं लेने देता मुझे कोई। इतना बोलकर वेदिका सबके काम करने लग जाती है और जल्दी जल्दी सब काम खत्म करके रात का खाना बनाने लग जाती है। और सबको खाना देने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है, तभी उसके पास मालती आकर बोलने लगती है, बहू तू सो रही थी, अच्छा हुआ सोई नहीं, वरना मुझे तुझे सोते हुए उठाना पड़ता। क्यों, क्या हुआ? कोई काम था? हाँ, चल मेरे कमरे में चलकर मेरे पैर दबा दे। इतना बोलते ही वहाँ पर रमा और उमा आकर बोलने लगती है, पहले तुम मेरे लिए दूध गर्म कर दे बहू। आपको चैन नहीं है क्या? हर जगह आ जाती हो। फिर शुरू हो गई दोनों। एक काम करो, तुम दोनों लड़ते ही रहो। बहू तुम मेरे पैर दबा दे। इतने में कमरे से सुलोचना आवाज लगाकर वेदिका को बुलाती है और वेदिका के साथ साथ बाकी की सब भी उसके पीछे पीछे जाती है। वहाँ सुलोचना बोलती है, ये क्या है? बुलाया वेदिका बहू को, तुम सब क्या करने आ गई? आप ही बोलो ना, पहले बहू मेरा काम कर दे, फिर बाकी काम करियो। भंडारा चल रहा है क्या? पहले आपका होगा फिर बाकियों का। एक काम करो, तुम भंडारा ही खाओ, बहू मेरे लिए दूध गर्म कर दे। मैंने वेदिका को अपने काम के लिए बुलाया, तुम लोगों को नहीं। इतने में शारदा वेदिका को ढूंढते हुए सुलोचना के कमरे में आती है और बोलती है, बहू तू यहाँ है, मैं तो तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। अब आपको क्या हुआ? आपको भी कोई काम है? ऐसे कैसे बात कर रही है बहू? तेरी सास है, तमीज से बात किया कर। उमा बिल्कुल सही बोल रही है, बदतमीजी मत किया कर। मैं तो बस पूछ रही थी, आपको भी कोई काम है तो बता दो, आज मैं नाइट शिफ्ट लगा लेती हूँ, सारे ही काम कर दूंगी।
नाइट शिफ्ट मतलब क्या है? इतना सा काम करने में थक गई। हम तो अपने ससुराल में पूरे दिन रात काम करते रहते थे, फिर भी उफ तक नहीं करी आज तक। और तेरी इतने में ही जुबान चलने लगी। हाँ, जो कोई भी काम के लिए बोलता है चुपचाप कर लिया करो, उल्टा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब तू पहले मेरे पैर दबा, फिर बाकी के काम कर लियो। हाँ, इनके पैर दबाने के बाद सबका काम एक एक करके कर लियो। सबकी बातें सुनकर वेदिका काम करने लग जाती है और सब काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर बोलती है। वैसे तो सब लड़ते रहते हैं अपना अपना काम करवाने के लिए, लेकिन जब मैंने बोल दिया तो सब समझदार हो गई। ये ठीक है, खुद एक दूसरे को कुछ बोल दे तो ठीक है, मैं बोल दूं तो बदतमीज बन गई। मुझे तो घर की बहुरानी कम नौकरानी बना कर रखा है। इतना बोलकर वेदिका सो जाती है और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन वेदिका किचन में काम कर रही होती है और वो अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और तभी वेदिका का पति मोहित उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका चेकअप होता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं और सारी सास वहीं होती है और उनके घर आते ही सुलोचना पूछती है, क्या हुआ बहू को? हाँ, ठीक तो है ना वेदिका? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? जल्दी बताओ ना फिर। वेदिका माँ बनने वाली है और आप सब दादी, मैं पापा बनने वाला हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हटो, जरा बहू की नजर उतार दो। हाँ, जल्दी से नजर उतार दो। वेदिका की माँ बनने की खबर से पूरा घर खुश हो जाता है और सब वेदिका को रानी की तरह रखते हैं और ये सब देखकर वेदिका कहती है, अरे वाह, बच्चे के आने की खुशी में तो मेरे ठाठ हैं। अब तो मैं सभी को अपने काम बताऊंगी, सबसे रज रज के काम करवाऊंगी जितना इन्होंने मुझसे करवाया है। इतना बोलकर वेदिका कमरे में आराम कर रही होती है। तभी वो रमा को बुलाते हुए कहती है, मौसी सासू माँ, आना तो जरा। क्या हुआ बहू? मेरा ना अचार खाने का बहुत मन कर रहा है, आप बना दो। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अच्छा, जाते हुए ना बुआ सासू माँ को भेज देना, उनसे बात करने का मन कर रहा है। रमा कमरे में शारदा को भेजती है और उसके साथ साथ उमा और मालती भी चली जाती हैं, जिस पर मालती कहती है, बहू तो ठीक है ना? कुछ खाने का मन कर रहा है क्या तेरा? हाँ ठीक है, वो कच्ची कैरी का शरबत बना दो। ठीक है। अच्छा, मैं जरा कपड़े धो लेती हूँ। अरे पगली, तू क्यों धोएगी? मैं धो देती हूँ। बुआ सासू माँ, जरा देखना मेरे पैर क्यों सूज रहे हैं। ये तो तुम माँ बनने वाली हो इसलिए पैर सूज रहा है। अभी चला नहीं जा रहा मुझसे तो। ला, मैं तेरे पैरों की मालिश कर देती हूँ। मेरा सौट के लड्डू खाने का मन कर रहा है। सुलोचना वेदिका के कमरे में आ ही रही होती है और वेदिका की बात सुनकर बोलती है, मन कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बनाती हूँ अभी। ठीक है। वेदिका अपनी पांचों सास को इतने अच्छे से बर्ताव करते हुए देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे समझ आता है कि उसे बहू की तरह ही लाड भी मिलता है और बहू की तरह ही घर को संभालना भी पड़ता है। और वहीं पांचों सास रोज वेदिका के हुक्म सुन सुन कर थक जाती है और आपस में बोलती है, हमसे तो एक का ही काम नहीं हो रहा। हाँ, और बहू सबका काम करती थी। हमने अपने सास होने से बहू को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, तो अब खुश भी कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पांचों सासों को अकल आ जाती है, जिसके बाद वो वेदिका को कभी अकेले काम नहीं करने देती और वेदिका भी बड़े प्यार से घर को और अपनी पांचों सासों को संभालती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।